क्रिकेट प्रेमी भारत के अंदर फुटबॉल का सितारा अभी आसमान छू ही रहा था कि वो फिर से गर्दिश में दिखता नजर आ रहा है। दरअसल फीफा ने भारत के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगा दिया है। यहां तक कि भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी भी भारत से छीन ली है। आपको बता दें, सब जो बैन है वो ऐसे वक्त पे हुआ है जब इस विश्व कप को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी और काफी हद तक ये 11 से 30 अक्टूबर तक भारत के अंदर आयोजित होने वाला था। ये भारत में आयोजित होने वाला फीफा का पहला विश्व कप था। इसका माना जा रहा है कि फुटबॉल के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन अब इसमें बैन लग चुका है और इस पूरे बैन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी छवि उभर कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो AIFF है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो करीब 2009 से इस पद पर काबिज हैं और 4 साल के अपने कार्यकाल को वो 3 बार दोहरा चुके हैं। ऐसे में उनकी टीम जो नीचे काम करती है, उनका ये कहना था कि अब इसके अंदर चुनाव होने चाहिए और 2020 में ये चुनाव होने भी थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के दबाव के कारण ये चुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि कैसे भी करके जितना है सब कुछ वो फीफा वर्ल्ड कप से पहले ये मामला सुलझाना चाहिए और एक अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए और एक कमेटी बैठा दी जिसका नाम था कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन दबदबा इस तरह कायम था कि वो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी चुनाव नहीं करा सके और इसी बात से सुप्रीम कोर्ट के दखल को देखकर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को उस अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिसके चलते वहां पर कमेटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो पूरा देखभाल करने लगे। अब फीफा का ये कहना है कि उनके जो नियमों की बात करें तो उसमें कोई भी AIFF को नहीं चला सकता बजाय कि किसी और एक अध्यक्ष के, लेकिन वहां पर कमेटी चला रही थी जिसको लेकर फीफा नाराज हुआ और उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को बहाली ना देखते हुए वहां पर उसको बैन कर दिया। अब आपको बता दें कि फीफा चाहता है कि एक तो सबसे पहले इसमें चुनाव करा के एक नई जो पूरा बोर्ड है उसका गठन किया जाए, तो वहीं पर नियमावली के अनुसार ही ये पूरा काम किया जाना चाहिए, तभी जाकर विचार हो सकता है कि भारत के अंदर ये फीफा का वर्ल्ड कप होना चाहिए या फिर नहीं। देखने वाली बात है कि सुनील छेत्री ने अपना जो नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में तब बनाया था जब भारत क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देता है, लेकिन सुनील छेत्री ने जितना भी अभी तक नाम कमाया था उस पे एक तरह से ये निराशाजनक खबर सामने आई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार फीफा के संपर्क में है और बातचीत कर रही है, क्या वो सफल होगी? क्या भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप जो फुटबॉल का होना है क्या वो होगा या फिर मायूस ही दिखेंगे खेल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है, लेकिन इसके बदले में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से एक तोहफा मांग लिया है। जी हां, और ये तोहफा और कुछ नहीं बल्कि वे चाहते हैं कि भारत में मुफ्त शिक्षा हो, साथ ही मुफ्त इलाज भी हो। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल बहुत दिनों से यही बात लगातार दोहराते हुए आ रहे हैं कि भारत में भी फ्री शिक्षा हो, फ्री इलाज हो, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में होता है। और आज तो अरविंद केजरीवाल ने ये दावा कर दिया है कि 5 साल का समय दीजिए और पूरे भारत में फ्री शिक्षा होगी, अच्छे सरकारी स्कूल होंगे जो पहले कभी नहीं हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से ध्यान दिया जाएगा जिस तरह से राजधानी दिल्ली में दिया गया है, जिसके बाद भारत सबसे अमीर देश यकीनन बनेगा। वह आगे कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे में फ्री शिक्षा मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के देश अमीर है इसलिए वह फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि वह फ्री शिक्षा दे रहे हैं इसकी वजह से वह अमीर देश बन रहे हैं, तो भारत भी उसी स्थिति में चले। वहीं उन्होंने फ्री इलाज के वक्त बोलते हुए बताया कि जिस तरह से अस्पताल में हम खर्चा करते हैं, एक बारी हम खर्चा करते हैं बेड का, मशीन का, उसके बाद हर व्यक्ति पर हर महीने 2000 रुपए खर्च होते हैं और अगर बात की जाए पूरी जनसंख्या की तो 130 करोड़ लोग हैं और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो सरकार के पास इतना पैसा है कि वह इतने पैसे खर्च कर सकती है, तो यकीनन मैं चाहता हूं कि केंद्र एक बारी राजनीति छोड़कर हमारी स्कीम, हमारी सर्विस का उपयोग करे और हम 5 साल के भीतर फ्री शिक्षा और फ्री इलाज देने का वादा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा हुआ है। पहलगाम में ITBP की जवानों से भरी हुई बस खाई में गिर गई है, जिसमें 39 जवान सवार थे। हादसे में 6 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 30 जवान घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक बस चंदनवाड़ी से पहलगाम ITBP जवानों को ले जा रही थी, जिसकी ब्रेक फेल हो जाने की वजह से वो बस खाई में गिर गई। बस में 39 जवान सवार थे,
37 जवान आईटीबीपी के थे और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। बताया जा रहा है कि सभी जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे और अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद जवान वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ब्रेक फेल होने के बाद बस नदी में गिर गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में आईटीबीपी के 6 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिन्हें घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आईटीबीपी मुख्यालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट रहे थे, जिस दौरान बस की ब्रेक फेल हो जाने से ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे में फिलहाल 6 जवान शहीद हो गए हैं। पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी को लेकर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल के साथ मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा के पशुपालन विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि हरियाणा में 8 जिलों में एक भी केस लंपी स्किन का नहीं है, जो काफी संतोषजनक है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार और पशुपालन विभाग ने इस बीमारी से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में लंपी स्किन से 87 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 17,406 पशुओं में अभी तक ये संक्रमण मिला है। दलाल ने कहा कि आज की बैठक में इस बीमारी की दवा के वितरण समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। काबिले गौर है कि लंपी स्किन बीमारी हरियाणा में 14 जिलों में फैल चुकी है और काफी पशु इसकी चपेट में आने से मर भी चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीरता के साथ काम करती हुई नजर जरूर आ रही है। कैथल के गांव फ्रांसवाला में आज स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीमें पहुंची, जहां पर एक दूध की डेयरी के लगाया जा रहा है कि दूध के अंदर मिलावट की जा रही थी, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग के पास पहुंची थी। सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और वहां से सैंपल लिए गए। इस डायरी के अंदर लगभग 600 लीटर दूध और 12 पैकेट सूखे दूध और 15 किलो घी पाया गया है, जिसके 4 सैंपल ले लिए गए हैं। जब हमने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि शिकायत मिली है और शिकायत के बाद सैंपल लिए गए हैं। सैंपल के अनुरूप जो भी जांच आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी जिले के गांव दिनोद के जोहड़ में आज एक नवजात शिशु का शव मिला। जानकारी पुलिस को दी गई तो थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को कहना था कि इस मामले में एक शव का पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि हो सकता है किसी ने अपना पाप छुपाने के लिए या फिर किसी ने क्राइम करके इस बच्चे का शव जोहड़ में डाला हो। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की थी कि जोहड़ में बच्चे का शव पड़ा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि गांव के किसी बच्चे का ये शव नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यूं तो अक्सर पुलिस अपराध पर रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत देती है, लेकिन पंचकुला की राजीव कॉलोनी में किराने की दुकान पे लगा सीसीटीवी कैमरा एक सब इंस्पेक्टर की गले की फांस उस वक्त बन गया जब सब इंस्पेक्टर की चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। जी हां, राजीव कॉलोनी में किराने की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए एक सब इंस्पेक्टर जब सिगरेट के पैकेट अपनी जेब में चुपचाप डाल लेता है, चलता बनता है, तो उसकी ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इस मामले में दुकानदार सब इंस्पेक्टर के पीछे पीछे ही पुलिस थाने जाकर उसकी शिकायत देता है। तब इस मामले का खुलासा होता है और अब ये वायरल हो रहा है वीडियो। आपको बता दें, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस का सब इंस्पेक्टर 2 पैकेट सिगरेट के अपनी जेब में चुपचाप डाल लेता है। राजस्थान में तेजी से फैल रहा है लंबी त्वचा रोग संक्रमण, जहां राज्य सरकार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अभी तक 18,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं राज्य में लगभग 15 जिलों में पशुओं में
लंपी त्वचा रोग फैल गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जहां राज्य में अब लगभग 15 जिलों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैल गया है, वहीं फिलहाल अभी तक लंपी त्वचा रोग की रोकथाम में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं लंपी त्वचा रोग को रोकने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर बिना टेंडर के दवा खरीदने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 4,24,000 से ज्यादा जानवर लंपी त्वचा रोग के वायरस के संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 18,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। वहीं बता दें, लंपी त्वचा रोग संक्रमण मक्खी और मच्छरों के कारण फैल रहा है, जिससे जानवरों को बुखार आने के साथ साथ उनके शरीर पे गांठें पड़ने लग जाती हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। मुश्तरका मालकान जमीन को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन किया और पक्ष और विपक्ष के जो विधायक थे उनको ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि जो भूमि है मुश्तरका मालकान और वह अन्य जो देश से अमलात भूमि है वो किसानों के नाम ही कर दी जाए, क्योंकि किसान इस पे लंबे समय से जो है खेती करता आ रहा है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते ये भी साफ कर दिया कि अगर 25 तारीख तक सरकार द्वारा इसको लेकर कोई विशेष सत्र बुलाकर इसमें कोई कानून नहीं बनाया जाता तो किसान जो हैं 25 के बाद सभी विधायकों के निवास स्थान पर रोष प्रदर्शन करेंगे और महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसके बाद जो है आगामी किसानों द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर क्या कोई कदम उठाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम में स्वतंत्रता की विभीषिका नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें उन बुजुर्गों को सम्मानित किया गया जो 15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन के बाद यहाँ आकर बसे थे। और बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें किस तरह अपना घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा था और नए सिरे से अपना जीवन यापन शुरू किया और किस तरह फिर से वे अपने पैरों पर खड़े हो पाए थे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि यह और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों से युवाओं को यह शिक्षा मिलेगी कि किस तरह वे संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो विभाजन की विभीषिका थी तो उनसे युवा प्रेरणा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यमुनानगर जिले के खंड छिछरौली क्षेत्र का गांव रायपुर डमोली एक बार फिर चर्चाओं में है। यहां के अध्यापक मनमर्जी के मालिक हैं और समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। हालांकि शिक्षा मंत्री तो दावे करते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अध्यापक लेट लतीफी से स्कूलों में आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ पाएगा। रायपुर डमोली के अध्यापक स्कूलों में निर्धारित समय से काफी लेट पहुंच रहे हैं। हालांकि स्कूल आने का समय सुबह 8 बजे है और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होती है, लेकिन अध्यापक 8:30 से लेकर 10 बजे तक स्कूलों में पहुंच रहे हैं। हालांकि अध्यापकों को स्कूल में समय से पहले पहुंचना होता है ताकि बच्चों की व्यवस्था देखी जा सके, लेकिन यहाँ के अध्यापक ऐसा नहीं कर रहे और सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को पलीता भी लगा रहे हैं। आखिर शिक्षा मंत्री इस और कब संज्ञान लेंगे ताकि स्कूलों का स्तर उनके कहे के अनुसार ऊंचा उठ सके।